अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। आज का हमारा जो प्रोग्राम है बड़ा ज़बरदस्त है और ये आज हमने बात बेसिकली करनी है कि हमारी जो जियो स्ट्रैटेजी है, जियो पॉलिटिक्स है, उस हवाले से जियो इकोनॉमिक्स भी उसमें आएगी कि हम लोग कहाँ पे इस वक़्त खड़े हुए हैं। पिछले 8-10 साल के अंदर-अंदर क्या-क्या तब्दीलियाँ हमारे रीजन में आ चुकी हुई हैं, जिनका इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि ईरान के हवाले से जो मामलात हुए हैं, अभी इंडिया में आप देखें क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हम लोग इतने फँसे हुए हैं अपने ज़ाती और अंदरूनी मामलात के अंदर कि हमें पता ही नहीं है कि जो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, उसमें हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो इसलिए आज ज़रा उस पे बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले आज जो मैंने खबर पढ़ी बहुत ही जानकार किस्म की खबर वो ये थी कि डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब का इंतकाल हो गया। एक बालशनास थे बहुत बड़े और वो कहते हैं ना कि एक आलम की मौत एक आलिम की मौत होती है। तो मौतुल आलिम, मौतुल आलम। एक आलिम की मौत, एक आलम की मौत होती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है, वो मैं आपको बल्कि उनकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये तस्वीर है जो डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब की है। इन्हीं के लिए हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल शकूर साहब, आपको मालूम ही है अल खिदमत के जो सरबराह थे, हमारे बड़े-बड़े भाइयों जैसे हैं। उन्होंने लिखा है इस बारे में, मैं वही पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि आसमान उनकी लहद पर शबनम अफ़शानी करे। अल्लाह ने प्रोफ़ेसर डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब को बारी आने पर अपने पास बुला लिया। वो जिस खूबी के इंसान थे, मुझे बहुत गुमान है कि अल्लाह उनकी सारी मनाज़िल आसान फरमाकर उन्हें सीधा जन्नत में मौजूद अपने मुकर्रब बंदों की टोलियों में पहुँचा चुका होगा। उस दिन उस इस दुनिया से जन्नत में जाने वाले कुछ खुशनसीब उन चहचहाते परिंदों जैसे होंगे, जो चश्मे ज़दन में एक दरख्त की शाख से उड़कर बेतकान दूसरे दरख्त की शाख पर जा बैठते हैं। ये सच है तो रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब यकीनन ऐसी ही चहचहाती बुलबुल हैं, जो दुनिया की सरसब्ज़ शाख से उड़कर उक़बा की फूलों से लदी महकती शाख पर जा बैठे हैं। दुनिया ये तो जानती है कि रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब दौर हाज़िर के बहुत बड़े इक़बाल शनास थे, लेकिन ये बात कम-कम लोगों को मालूम है कि वो जितने बड़े इंसान थे, उतने ही सादा और मुनकसिरुल मिज़ाज भी थे। आम लोगों के दरमियान किसी ऊंची या नुमायां जगह बैठने से हमेशा दूर बहुत दूर भागते। सदर मजलिस बनना उनके लिए उनके मिजाज का हिस्सा न था। कोई जबरदस्ती सदर महफिल बना दे तो उनका मुस्तरिब चेहरा बता रहा होता था कि वो नशिस्त से उठ जाने के लिए कितने बेकरार हैं। अपने शागिर्दों या अपने से छोटों से मिलते तो उनका चेहरा खिले हुए गुलाब का सा हो जाता। दुबला पतला और मुनहिनी सा ये इंसान बहुत ही खुदापरस्त था। साफ सुथरा उजला लिबास पहने हर नमाज में मस्जिद में मौजूद होता। चेहरे पर मुस्कुराहट और बशाशत हमेशा तैर रही होती। कभी किसी ने उन्हें तल्ख लहजे या ऊंची आवाज में बोलते ना सुना होगा। वो तो खैर ही खैर था। खैर के साथ जिया और खैर समेटे खामोशी से अपने रब के पास जा पहुंचा। ये थे जनाब रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और वो कहते हैं कि खुदा मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था। इक़बाल शनासों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इक़बाल शनासी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनका जो खिला पैदा हुआ है, उसको अल्लाह करे कि वो पूरा भी हो सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब ज़रा चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और आज का जो प्रोग्राम है, वो आपको मालूम ही है सैमसन साइमन शरीफ साहब के साथ। हियर कम्स जनाब सैमसन साहब। सर क्या हाल है जी? जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग आपने सर, गुड मॉर्निंग एंड सलाम। ऐसे डॉक्टर हाशमी की बात की। अ, ये मेरी जनरेशन के हाँ, हाँ, हाँ। इक़बालियात के एक्सपर्ट थे और मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरे उस्ताद प्रोफ़ेसर मुनव्वर थे। हाँ, हाँ, क्या बात! कोई वो भी कमाल का इक़बालियात इक़बाल में शनास था। एक बहुत बड़ा मुकाम रखते थे हुँ, हाँ, और हमें जब पढ़ाते थे तो थोड़े से गुस्से वाले भी थे हुँ। और डाँटते बहुत थे। मैं शरारती लड़कों में शुमार होता था। एक बड़ी अहम चीज़ जो हमें वो बताते थे, वो कहते थे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे जो वर्ल्ड व्यू का फ़लसफ़ा है, वो अल्लामा इक़बाल का है। हुँ, और फिर जब मैं खुद हिस्ट्री पढ़नी शुरू की और मैं एनालिस्ट बना, तो मैंने तारीख़-ए-दरीचों को खोला, तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ा कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वर्ल्ड व्यू था, वो अल्लामा इक़बाल का था। उन्होंने फ़ॉर्म किया था
وہ قائد اعظم کو بریف کرتے رہتے تھے، جیسے فلسطین کا ایشو تھا، نارتھ افریقن اسٹیٹس تھی، الجیریا، موراکو، پھر انڈونیشیا، یہ سارے ممالک جو نو آبادیاتی نظام سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے، جیسے ہماری بھی ایک طاقت ہوتی پاکستان کی کریشن کے لیے. اور ظاہر ہے یہ تو ایک ورلڈ ویو تھا، اس کے پیچھے جو دوسرا ویو تھا پالیٹکس کا، وہ چلتا تھا بنگالی لیڈرز کا، جس میں فضل حق صاحب تھے، حسین فضل شہید الحق، ہاں. صاحب تھے، باقی لوگ تھے. تو اس طریقے سے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر ہاشمی صاحب کی رحلت کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں. آمین. یہ وہ ٹائم ہے پاکستان کا پچھلے 3-4 برس میں، جس میں ایک مخصوص طبقہ پاکستان کا قائد اعظم کو اور علامہ اقبال کو ڈی کنسٹرکٹ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اور وہ کھلے عام ڈی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، قائد اعظم کو بھی اور علامہ اقبال کو بھی، جس میں ڈاکٹر اشتیاق قریشی ہیں، پرویز ہوتبائے ہیں، انہی جیسے بہت زیادہ لیفٹسٹ یا سو کالڈ سیوڈو لبرلز ہیں، جو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں they were just ordinary people. اور یہ ڈی کنسٹرکشن جو ہے ہمارے میڈیا پہ جاری ہے، اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں کر رہا، اس کا سرکاری طور پہ کوئی ریٹارٹ نہیں آ رہا، پاکستان ٹیلی ویژن نہیں کر رہا، ہمارے دیگر چینلز کچھ نہیں اس پروپیگنڈے کے خلاف کچھ جسٹیفیکیشن لا کے اور صحیح پکچر وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں نا، اصل میں وہ کسی اور کام پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ ڈی کنسٹرکشن جو اقبال کی سوچ کی اور قائد اعظم کی ویژن کی جو ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت، یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ ریویژنسٹ آف ہسٹری اپنی سیاسی جگہ بنانے کے لیے، سوسائٹی میں اپنا مقام بنانے کے لیے اس پہ پڑے ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو ہسٹورین بھی نہیں رہے، تو ان کو روکنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پاکستان آپ اور یہ بھی ڈاکٹر جو ہاشمی جیسے لوگ تھے وہ یہی کام کرتے تھے. یہ جو ڈاکٹر ہاشمی صاحب تھے ان کا یہی کام تھا، وہ یہی رول ادا کر رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اب کسی نہ کسی اور کو بھی ذرا تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا. آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ سامنے آئیں اور یہ کام جو ہے وہ شروع کریں، کیونکہ یہ جو ڈیکنسٹرکشن کا جو کام آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی سمپل سا کام نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑی نائیوٹی قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے. یہ بڑا پلانڈ ایک اٹیک ہو رہا ہے پاکستان کی فاؤنڈیشنل جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری نظریاتی اساس جو ہے اس کے اوپر اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہے تو پھر یہی تو ان کا مطمع نظر ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے کہ پاکستان کا جو بیسیکلی جو ریشنال تھا وہی غلط تھا. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. جب ہم قائد اعظم کے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس خواب کی بھی پوری تعبیر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تھا وہاں پر، حیدرآباد، جونا گڑھ، باقی مسلم ریاستیں تھیں جو انڈیا میں رہ گئیں، فورس کے ساتھ ان کو ضم کر لیا گیا انڈیا میں، تو وہ بھی خواب کی مکمل تعبیر نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوئی اس کے تھی. بعد 1971 ہو گیا، ٹھیک ہے. ابھی ہم ہسٹری کو تو جھٹلا نہیں نہ سکتے، پاکستان ٹوٹ نہیں چکا ہے، تو ہم ٹوٹ مختلف چکے. مراحل سے گزرتے ہوئے ہم نے تجویز دی، ایک نعرہ بنا نیا پاکستان. ہاں. اب آپ اور میں زبردست پاکستان کی بھی بات کرتے رہے. اس وقت جو پاکستان ہے، جو اندر سے بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے اور جغرافیائی لحاظ سے بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور 71 کے بعد بھی ہماری جغرافیائی لیمٹس میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، یہ سارا کچھ، اس کو ہم کون سا پاکستان کون سا پاکستان کے. لیکن آج یعنی آج یہی میرا خیال ہے کہ آج جو ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا ریفریش کرتے ہیں کہ یہی جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے، ہماری جو جیو پالیٹکس ہے پچھلے 8-10 سال کے اندر، اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بدلی ہیں، بدل رہی ہیں، اور جو پیراڈائم تھا پورے کا پورا وہ کیسے چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی آپ کو. جی بالکل. دیکھیں پاکستان کا جو ورلڈ ویو بنا تھا پاکستان بننے سے پہلے بن چکا تھا. اس میں بہت لوگوں کی انپٹس تھی. سر فہرست جب تک علامہ اقبال حیات تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ فلسطین کے ایشو پہ
उनकी सेंसिटिविटीज बहुत ज़्यादा थी बहुत और ये ज़्यादा। सारी सेंसिटिविटीज जो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो आइन था उसमें ट्रांसफ़र हो गई थी। अ, 1939 में अल्लामा इकबाल खुद जो मुफ्ती थे फ़लस्तीन से के उनसे मिले थे और नहीं, जो 39 नहीं होगा, 38 में तो उनकी डेथ हो रही है ना, उससे हाँ, पहले बस 38 सॉरी 37, 38 हो। व्हाटएवर हाँ, 29 वाज़ इट नो इट वाज़ बिफोर हिज डेथ अल्लामा इकबाल वेंट वो वहाँ पे गए थे और वो उधर गए और उनकी फंडिंग भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करती थी। कायदे आज़म जो थे प्रेसिडेंट बन चुके हुए थे और फिर जो तहरीकें चली आज़ादी की, ख़ासकर मुस्लिम ममालिक में, हुँ, तो उनको हमने सपोर्ट किया एज़ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नॉर्थ अफ्रीका की तहरीकें थी, इंडोनेशिया की थी और जब पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान ने जो ब्रिटिश मैंडेट थी फ़लस्तीन की, उसको अपोज़ किया और कायदे-आज़म ने तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन को लेटर तक लिखा। उसके बाद हमारी एक पॉलिसी रही, जो अब इस साल जाके तब्दील हुई है कि हमने भी ब्रिटिश मैंडेट को तस्लीम करना शुरू कर दिया। हम भी टू स्टेट फ़ॉर्मूला पाकिस्तान वाज़ हाँ, ऑलवेज़ अगेंस्ट टू स्टेट फ़ॉर्मूला। टू इसके स्टेट हाँ। बराबर में आप देखें तो कायदे-आज़म अल्लामा इकबाल भी डेमोनाइज़ हो रहे हैं। सरकारी ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स में भी तो ये इवन फ्रॉम द डिकंस्ट्रक्शन हाईएस्ट लेवल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं टू स्टेट सॉल्यूशन। मैं सामीन को बताना चाहता हूँ कि अल्जीरिया के तहरीक-ए-आज़ादी में उनके जितने सियासतदान थे, तहरीक-ए-आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स, बिन बेलन अदर, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स थे। दे वर इश्यूड पाकिस्तानी पासपोर्ट्स और वो जो एक फ़कीर पीपी की लड़ाई थी वज़ीरिस्तान पीपीपी में, हाँ, हाँ, हाँ। मुफ्ती फ़लस्तीन ने आके उनको एड्रेस किया था, पाकिस्तान बनने के बाद हुँ, और तब जाके वो लड़ाई बंद हुई और फिर वो ट्राइबल एरियाज़ और वो सब कुछ चीज़ें वहाँ पे बेहतर हुई थी। जो जकार्ता है और जकार्ता मेथड जिसे कहा जाता है, हाँ, वहाँ पर जो हमारी ये फ़ौज तैनात रह गई थी, पाकिस्तान बनने तक, दे वर गिवन अनडिक्लेयर्ड ऑर्डर्स कि आप हुँ, इंडोनेशिया की तहरीक-ए-आज़ादी में शामिल हो जाएँ हुँ, और वो शामिल हुए। अगर आप इंडोनेशिया जाएँ और उधर आप उनके म्यूज़ियम्स वाले हिस्टोरियन उनसे दे विल टेक आपको उन कब्रिस्तानों में ले जाएँगे, जिसमें हुँ। हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी दफ़न हैं, हू बिकेम पार्ट ऑफ द इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट हाँ, हाँ, एक ठीक। तरफ वो तो अब डिकंस्ट्रक्शन चल रही है। अब इस डिकंस्ट्रक्शन में जो भी हो रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स है, 2 अपोज़िंग स्ट्रैटेजीज़ थी। एक कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो कि शुरू हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुँ, हुँ, और क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी था अमेरिका था। सेकंड हुँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत, फौजी ताकत बन के उभरा और उससे कहीं ज़्यादा बड़ी ताकत सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। तो इन्होंने कंटेनमेंट की। आपको पता होगा व्हाट्सएप एक्ट, नाटो, हाँ, बर्लिन हाँ, एयरलिफ्ट, बर्लिन क्राइसिस, वो टैनन टेलीग्राम ये सारा उसी का हिस्सा था, हुँ, काफ़ी ज़्यादा फैब्रिकेटेड था। तो दुनिया 2 हिस्सों में सर्द जंग में डिवाइड हो गई। ये सर्द जंग अब भी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि इसका जो स्ट्रैटेजिक पहलू था मिलिट्री स्ट्रैटेजी में और स्ट्रैटेजी में, वॉर फाइटिंग में, वो था कंटेनमेंट। हाँ, अब ये कंटेनमेंट यूरोप से लेके पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान तक लाइन थी। सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट ये सारे हम उसका हिस्सा रहे हैं। फिर वो टूटना शुरू हुआ। रफ्ता-रफ्ता टूटा, पाकिस्तान ने सेंटो छोड़ दिया, सीटो छोड़ दिया। 71 में हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हुँ, था और हाँ, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बढ़ने शुरू हुए और बढ़ते चले गए। वहाँ से एक अपोज़िंग जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो एक नई स्ट्रैटेजी आई और वो ये थी कि इस कंटेनमेंट के हिसार को तोड़ा जाए। हुँ, वो स्ट्रैटेजी का जो मेजर पिंसर था, वो चाइना की तरफ से आया बिकॉज़ ऑफ देयर इंडस्ट्रियस एंड मॉनेटरी प्रोवेस जिसको हम हुँ, बीआरआई कहते हैं, सीपैक हाँ, पाकिस्तान में महदूद किया जाता है। ये जो बीआरआई था, इट वाज़ एन एफर्ट टू एंड दैट ओल्ड जियो स्ट्रैटेजी। एक तरफ वो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी थी, दूसरी तरफ ये थी। तो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी जो है हमारी रीजन में,
وہ سدرن فرنٹ کی فورٹیفिकेशन ہوगी। सदर्न फ्रंट वो है जिसमें पूरा मिडल ईस्ट शामिल है, इंडिया शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, नॉर्थ अफ्रीका के कुछ ममालिक शामिल हैं। यहाँ पर वेस्टर्न पावर्स ने अपनी ग्रिप बहुत मजबूत कर ली है। इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत है, सो मच सो कि कोई भी अरब मुल्क सिवाय ईरान के, सीरिया के और अभी यमनी खड़े हो गए हैं जिनको हम हूथी कह रहे हैं, कोई भी फ़लस्तीनियों को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक सदर्न फ्रंट की कंसोलिडेशन हो गई है। अभी उस सदर्न फ्रंट की कंसोलिडेशन से हुआ ये है कि ये जो बीआरए प्रोजेक्ट्स हैं, इनको रोक दिया गया, इनके आगे बैरियर लग गया, और उस बैरियर लगाने के लिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सिमत थी, उसको दूसरी तरफ करना बहुत ज़रूरी था। तो पिछले तकरीबन 8 बरस में पाकिस्तान ने रफ्ता-रफ्ता अपने आप को चाइना से कुछ डिसएंगेज किया है। हालाँकि हमारा कैपेबिलिटी का बहुत बड़ा इन्हिसार चाइना के ऊपर है। उधर से अपने आप को डिसएंगेज किया, सीपेक स्लो हो गए हैं। अभी हम सुन रहे हैं 3 बड़े मुआहदे भी हुए हैं। ये सारे टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा, तो अब इसमें थोड़ा-सा इसमें मैं अगर एक्सप्लेनेशन एक और मेरे एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, अभी इसमें 2 लाई जो हैं, वो दुश्मन भी हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यही मैं सवाल मेरा यही बन रहा था। मैं यही पूछने वाला था कि ये जो आपने डायरेक्शन चेंज होने की बात की है, डायरेक्शन चेंज करके हमने सीपैक भी स्लो डाउन कर लिया, बाकी सारी चीज़ें भी स्लो डाउन हो गई। अब हमारी जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन थी वो फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। अब उस डायरेक्शन चेंज में जिस तरह अभी आपने कह ही दिया कि जनाब 2 जो दुश्मन हैं वो एलाई बनने वाले हैं या बन चुके हैं। अब मुझे ये बताएँ कि जब हम वेस्टर्न कैंप में आ गए हैं, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान एक जगह पे कैसे सर्वाइव करेंगे? किस तरीके से होगा? ये तो अज़ली दुश्मन हैं। तो ये कैसे उस स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ एलाई बन सकते हैं? देखिए डोंट देखिए यू थिंक इसका इट्स अननेचुरल? इसरार आपको और मुझे इसका ठीक-ठाक अंदाज़ा हो गया। हमने 7-8 शो किए थे, लद्दाख के क्राइसिस पर। आप उनको ज़रा रिवाइंड करें, उनको रीबूट करें और कौम को दोबारा दिखाएँ। जब चाइना चढ़ा हुआ था लद्दाख पर, तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? यानी एक बहुत हाँ, बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी हमारे लिए सियाचिन वापस लेने की। हाँ। हमने वो नहीं किया। तो वहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 था, हाँ, ये जब जब 5th अगस्त वाला 370 डे का 370 वाला था। आर्टिकल 370 हाँ, हमने क्या 5th किया? अगस्त। हमने कुछ नहीं किया। हालाँकि फिर जो इंटरनेशनल मुकदमे चले, क्या हमने कश्मीरी भाइयों को उसमें सपोर्ट किया? जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में केस चला, क्या हमने उन कश्मीरियों को सपोर्ट किया थ्रू आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कि वो इसको बेहतर तरीके से परस्यू करें, जो भी करें? जो रियासती हाई कोर्ट है कश्मीर की, मदायव राव केस का, पैरामाउंसी का केस, वो अभी भी रिज़ॉल्व नहीं हुआ। हुँ, हुँ। ठीक है? अगर उसको भी इंक्लूड किया जाता, एक और किस्म का केस बन सकता था, जिसमें वैलिडेट ना करती इंडिया की सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया में भी अदालतें जो है ना, अब वो चल पड़ी हैं सियासी फैसले देने हाँ, की हाँ, तरफ। हाँ, ये अभी जो लेटेस्ट आया है तो इसके ऊपर ये जो कश्मीर के ऊपर फैसला ये है, तो उसमें भी लोग यही कह रहे हैं। बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2019 में मार्च एक कैबिनेट डिक्लेरेशन के हमने कुछ नहीं किया। वहाँ पे भी काज़ी फाइल इससे काफ़ी आ गए हैं। बस ये सब कुछ चल रहा है ना, अ, तो अच्छा ये मुझे सिर्फ लेकिन इसका ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जवाब। हुआ है। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग जिसके बेसिस के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो है। हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे वो बकौल किसी के बढ़ गई है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि इस स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में हम कैसे सर्वाइव करेंगे उनके साथ कि जो हमारे असली और दुश्मन हैं, देयर इज़ अ हम कैसे टर्म, करेंगे? एक टर्म है पैराडाइम शिफ्ट। जी। पैराडाइम शिफ्ट को बड़ा लूज़ली पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो पैराडाइम होता है ना, एक तयशुदा सर्कल होता है या खोल होता है,
जिसके अंदर कोई भी पार्टी कोई भी पॉलिसी वायलेट नहीं हो सकती। असल पैराडाइम शिफ्ट वो होता है, एक नया हाइपोथेसिस होता है जो थ्योराइज होके इम्प्लीमेंट हो चुका होता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान की नई पॉलिसी बनी है खासकर पिछले 5 बरस में शिफ्ट की, ये दर हकीकत पाकिस्तान की सियासियात के लिए और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये अगर पैराडाइम शिफ्ट आ गया, इसका मतलब है वो मुल्क, उसकी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस, उसके नजरियात जो पिछले पैराडाइम के साथ थे वो सब तब्दील हैं, तब्दील है या खत्म हो गए? खत्म हो गए ना, खत्म हो खत्म हो गए। गए। जी। लेकिन आप देखिए ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ब्रिगेड साहब के, जिस तरीके से भी ये सारा कुछ हो रहा है, उसमें आप ये देखें कि इंडिया के अंदर जो इंटरनल उनकी सिचुएशन है, वो देखें कि वहाँ पे ये भी राम मंदिर की तामीर हो रही है, और उस पे उसकी बड़े जनाब हमने देखा कि हला बलू और बहुत कुछ सब कुछ हो रहा है, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि वहाँ पे अब चूंकि लोगों में ये इथॉस पैदा हो गया, अब उन्होंने मुसलमानों को टेक ऑन करना शुरू कर दिया, मसाजिद के ऊपर हमले शुरू कर दिए। अभी आपने कल देखा होगा कि वो जो आगरा में और यूपी में जो मुख्तलिफ जगहों पर अटैक्स हुए मसाजिद के ऊपर, जो मीरा रोड है उसके ऊपर उन्होंने सारी जो उनकी जायदादें हैं उनको उड़ा के रख दिया है। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल्स पे हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर जो हो रहा है, और फिर साथ उनका हम बैलेंस ऑफ टेरर भी देख रहे हैं। अभी ब्रह्मोस का जो टेस्ट हुआ है उसको आप देख लें, तो ये ये सारी की मैं सारी चीजों के होते हुए, लेट हाँ, मी एक्सप्लेन। एक्सटर्नली इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। G20 में इंडिया की पजीराई हुई, उन्होंने हर वो मुल्क जिसने घूर के भी इंडिया की तरफ देखा था, टिका के G20 में इंडिया के सॉइल के ऊपर बेइज्जती की उनकी। आपको पता है कनाडा के साथ उन्होंने क्या किया, कनाडा के प्राइम इवन प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उन्होंने इंटरेक्शन ही नहीं करने दिया मीडिया का। तो ये सारा तूफान बदतमीजी एक उनका एक्सटर्नल वो चल रहा था। दूसरा, वो ये समझ रहे हैं अपनी झप्पा डिप्लोमेसी की वजह से, क्योंकि जहां भी मोदी साहब की इंटरेस्ट होती हैं उससे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, फिर झप्पा डालते हैं। वो समझ रहे हैं सेल्फ इम्पोर्टेंस के ओरा में कि हम दुनिया के बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे इंडिया में भी वही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस है, इन सबको बिल्कुल लिमिट कर दिया गया। पेरिफेरी पे ये मेन स्ट्रीम पार्टीज चली गई हैं। जो आरएसएस के ब्रिगेड्स हैं, जो इनकी सैफरॉन की आइडियोलॉजी है, जिसमें शिद्दत पसंदी भी शामिल है, वो हर जगह पर हावी है। इस वजह से उन्हीं की ज़ुबान में ये बलवे और धावे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज़ वहाँ पे सेफ नहीं है। और उसी हवाले से फिर फेक न्यूज भी आती हैं, बल्कि ये आप देखें जरा, फेक न्यूज का जो है इंडिया का वो इस भी साथ वक्त साथ फेक न्यूज़ दुनिया का नंबर 1 इंडेक्स है। ये आपने अच्छा हुआ आपने दिखा दिया। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ के ऊपर जो रिएक्शन होता है, हाँ जी, लोग अपना कान नहीं चेक करते, वो भाग पड़ते हैं कव्वे के पीछे। ये इंडिया में हो रहा है। फेक न्यूज़ इंडेक्स में इंडिया नंबर 1 है, और हमारी पाकिस्तान की पोजीशन चौथी से छठी के दरमियान में कहीं आती है। हम भी तो वैसे कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, हम भी काफी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कैच अप करें। पीछे नहीं है। और जब से मीडिया पे पाबंदी लग गई है और पाकिस्तान टेलीविज़न जो है एक ख़ास थीम के ऊपर लगा हुआ है, और बाकी मीडिया भी बिका हुआ है और प्लाइंट हुआ है, तो हमारा जो सोशल मीडिया है, उस पे आपको ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है मुश्किल फौरी होता तौर पे कि ये खबर सच है या ये गलत है। तो इंडिया ठीक है। अंदर से इस वक़्त बहुत ज़्यादा टूट-फूट का शिकार है। आपको पता है पिछले दिनों जो स्टैंड ऑफ हुआ है हाँ, उनके रियासत में, वहाँ भी 370 और 35 ए का इत्तलाक होता था। वहाँ पर मेजॉरिटी जो है लोकल पॉपुलेशन की वो क्रिश्चियन है। किस मणिपुर तरीके जो से है, मणिपुर। उनके साथ क्या-क्या किया अभी भी। लेकिन ये खबर जो है दुनिया ने ना टेक अप की, ना चर्चेस ने टेक अप की। ये किसी ने सारे जो मज़हबी इदारे हैं ना बड़े-बड़े, ये भी बैनुल-अक़वामी सियासियात का हिस्सा बने हुए हैं इस वक़्त।
हाँ, वो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में भी देख लेना कि बिल्कुल, जितने भी ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन और दूसरे सारे जो सारे मिले हुए हैं। तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा टूट-फूट का शिकार है। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन इंडिया। जब मैं लिखता था तो मेरी इंडिया में बहुत फॉलोशिप थी। जब मैं अखबार के लिए लिखा करता था, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू फॉलो मी, दे यूज्ड टू सेंड मी मैसेजेस, फिर आस्ता-आस्ता उनके ठीक है। साथ अच्छा फिर अच्छा अच्छा सामिन साहब, आखिर में सिर्फ मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल देख रहे हैं, इलेक्शंस में अभी चंद दिन रह गए हैं, अंडर 2 वीक्स। अब उसके अंदर अंदर ना तो कैंपेन चलाने दी जा रही है एक बड़ी पार्टी को, उधर से हम देख रहे हैं कि जो हमारी अदालतें हैं वो चुप करके बैठी हुई हैं, वो तमाशा देख रही हैं, बल्कि जस्टिफाई कर रही हैं जो कुछ भी हो रहा है। अभी आज आपने वो जो जजमेंट है पढ़ी होगी सुप्रीम कोर्ट की, लिखी बाई जो उन्होंने लिखी है जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, तो उससे अंदाजा हो रहा है कि ये जैसे सारे का सारा सिस्टम जो है वो गैंग अप हो चुका हुआ है अगेंस्ट वन पार्टी, वन इंडिविजुअल, जो कि इस वक्त उनके काबू नहीं आ रहा। तो ये कैसे होगा? उधर से आप इंडिया थ्रेट देख रहे हैं, उधर से आप पाकिस्तान के अंदर की फ्रेगमेंटेशन होती हुई खुदा न खासा देख रहे हैं। आइडियोलॉजिकली बिल्कुल, तो वैसे ही हमें कंफ्यूज कर दिया गया है, तो किधर जा रहे बिल्कुल हैं? यही कुछ हुआ है। मैं पिछली बात कंप्लीट कर लूँ फिर मैं इस पे आता हूँ। ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। जब मैं इंग्लैंड, यूरोप, जर्मनी मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, उनमें से कुछ इंडियंस वहाँ रहते हैं ना, सो आई मीट देम, मैं उनसे मिलता हूँ। व्हाट्सएप पे भी मेरी बातें उनसे होती हैं, ईमेल्स पे भी। बहुत होपलेसनेस है, डिस्पेयर है इंडिया के अंदर, पढ़े-लिखे तबकों में। हाँ, ये दूसरी चीज़ की तरफ आ जाएँ। हिस्ट्री की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे, कि हिस्ट्री इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ मिशन एंड कमीशंस फॉर द पोस्टेरिटी टू टेक लेसन्स ऑफ। हम्म, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, इससे किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, कभी भी नहीं सीखा गया सबक। अगर सबक सीखा गया होता, तो हमारी सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता। हमारी हम्म, सियासी पार्टियाँ ये रियलाइज़ ही नहीं करती कि वो कितनी ताकतवर हैं, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया, अयूब खान ने उस मार्शल लॉ को हाईजैक किया। 1962 में एक नया आइन बनाया गया। उस आइन के कई डिसएडवांटेजेस थे। एक एम्बेडेड पॉलिसी उसमें ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा करना है। वो सब कुछ भी हुआ। लेकिन बेसिक डेमोक्रेसीज़ बनाई गईं, जिनकी बेसिस के ऊपर फिर वो पूरा निज़ाम चला रियासत का, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेमिटी दी गई, एक मिलिट्री टेक ओवर 1958। इसी तरीके से ज़ियाउल हक साहब ने भी नॉन पार्टी इलेक्शंस करवाए, फिर नॉन पार्टी इलेक्शंस की गवर्नमेंट बनी। मुझे अच्छी तरह याद है जुनेजो साहब प्रोग्रामों में और असेंबलियों में तकरीरें कर रहे होते थे, प्राइम मिनिस्टर, हाँ कि हाँ। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेमिटी देनी है, देनी है, देनी है, दी। जब 99 का कू हुआ तो क्योंकि मैं उस वक़्त उधर मौजूद था, तो मैंने जनरल मुशर्रफ को कहा कि सर ये कू तो लगा दिए, इतना बड़ा कर दिया है। या तो इंडेमनिटी आप लेनी पब्लिक पड़ेगी। अप्रूवल उनका बहुत था, उसको राइट करें। अगर आप हम्म, कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेमिटी लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी, हाँ। तो ये क्या चीज़ होती है? तो फिर जैक ब्रांच वालों को बताया गया, बुलाया गया डिस्कशन। तो अल्टीमेटली प्लान बना 2002 में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को क्यों जिताया क्यों लीग, गया। हाँ हाँ, बिल्कुल उनके थ्रू बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेमिटी ली। मौलाना फजल रहमान का भी उसका उसमें रोल था बाद में, उन्होंने भी अपने वोट दिए, तो मुशर्रफ साहब को 99 को की कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेमिटी मिल गई। मीन्स कि जो भी उन्होंने एक्शन किए हैं वो जायज़ हो कॉन्स्टिट्यूशनली गया वो। वैलिडेट हो गए थ्रू एन एक्ट ऑफ हाँ पार्लियामेंट। हाँ, ठीक ये ठीक। हुआ। दूसरी दफ़ा उन्होंने 2007 में इमरजेंसी का किया, वो वैलिडेट नहीं हो सका, क्योंकि वो जो पार्लियामेंट थी वो एंड में थी, डोगर कोर्ट्स थी, हाँ, डोगर कोर्ट्स डेमोनाइज़ हो गई। हालाँकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डोगर कोर्ट्स डेमोनाइज़ नहीं हुई थी, जस्टिस डोगर जो हैं वो रिटायर हुए थे। हुँ, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली रीअपॉइंटमेंट ऑफ इफ्तिखार चौधरी वाज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, हाँ, हाँ। क्योंकि उसमें वो प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था, अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ जस्टिस। उसको भी इन्होंने पर्दे में रख दिया, ना बार ने कोई हुँ। इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया, ना बेंचेस तो ने इस इस पे। दफ़ा तो बात क्या है देख रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेमिटी, इस ये पूरा एक्शन जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है ना, इसमें हाँ, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हुई हैं।
एक तो तो इनकी भी लेनी पंजाब, पड़ेगी। वैसे वैसे 2024 में 24 अक्टूबर बड़ी इंपॉर्टेंट डेट आ रही है। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। पंजाब और केपीके में इलेक्शन है 90 दिन में, 60 दिन में, वो जो भी भी नहीं हुए। बनते नहीं हाँ। कराएँगे। पाकिस्तान में भी नहीं कराएँगे, ठीक? फिर ये जो इतने बड़े-बड़े एक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान में, जिस पे सिर्फ़ एक सियासी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उस पे हाँ। लोगों को हिबियस कॉर्पस अरेस्ट में रखा जा रहा है, सब कुछ किया। आखिरकार इन तमाम एक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेमिनिटी लेनी पड़ेगी। आप ये पड़ेगी। देखें कि मुशर्रफ साहब अपनी इमरजेंसी की नहीं ले सके, तो वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए। अल्लाह ताला उनके हुँ। दर्जात को बुलंद करे। मेरे बहुत अज़ीज़ थे ज़ाती तौर पे, हुँ। उनके दर्जात को बुलंद करे, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया हुँ। है सज़ाए मौत का हाँ। उनके ऊपर। हाँ। तो ये वायलेशंस भी हो रही हैं, दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं। 24 लेकिन ये अक्टूबर को इंडेमनिटी जो है, लेकिन ये जो इंडेमनिटी है फिर 24 अक्टूबर से पहले-पहले लेनी पड़ेगी। ये उससे पहले-पहले लेनी पड़ेगी, क्योंकि बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि जुडिशरी बड़ी प्लायंट है, हुँ। लेकिन जुडिशरी ने अपना सर्वाइवल भी तो करना है ना। तो उन्होंने भी अपने, ये जो मुशर्रफ साहब का फ़ैसला आया है, उसमें उन्होंने भी अपने, उन्हें पता है कि अल्टीमेटली हमारे पास आएँगे, और ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल आएँगे। इंडेमिनिटी कौन देगा? वो हुँ। असेंबली पाकिस्तान में जो इलेक्ट होगी 8 फरवरी को। हुँ। और वो जो दिस इज़ इलेक्ट होगी 8 वो फरवरी को, हाँ, दो इसीलिए ये सब दो तगोदो हो रही है कि वो अपनी मर्ज़ी की आपको आ वो रहे हैं। 2/3 चाहिए ना उन्हें, वो हुँ। 2/3 पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हुँ। इसके पीछे भी एक प्लान बी भी तो आप देखें कि हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ही कहा गया कि जो सिंपल मेजॉरिटी जैसे भी कोई बिल होता है, ये होता है, वो होता है, उसको भी अदलिया मानेगी। हाँ। तो हाँ। ये हाँ। 2 चीज़ें चल रही हैं। अगर ये यानी भी वो होगा, बेसिकली तो इट्स गोइंग टू बेसिकली बी वो अ कवर कर रहे ग्रॉस हैं। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रीवियस डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये इसको रिपीट एक बहुत कीजिएगा, बड़ा इसको रिपीट कॉन्स्टिट्यूशन, कीजिएगा। आप क्या कह रहे थे? वो बीच में गड़बड़ होगी। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रीवियस जजमेंट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेमिनिटीज बाय द पार्लियामेंट ऑफ हुँ। पाकिस्तान। ठीक है। तो ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन बन रही है। ये इसको बहुत देखेंगे। खतरनाक, मुझे ये लग रहा है कि 8 अक्टूबर को 8 फरवरी। क्या चीज़ें होंगी। 8 फरवरी को यहाँ तो पीटीआई के काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होंगे। जब पीटीआई की वो तमाम टॉप लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ कर गई है, जो हर वक़्त इमरान खान के इर्द-गिर्द होते थे। हाँ। 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 ना उसको बनी गाला में छोड़ते थे, ना उसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में छोड़ते थे, उधर ही घुसे रहते थे। हुँ। मैं मुझे भी इत्तेफ़ाक हुआ है चंद दफ़ा जाने का। कभी वो ट्रैक सूट में होते थे, कभी सलवार कमीज़, जैसे उन्होंने रात भर उसी में होते थे वहाँ। वो सब हुँ। उड़ गए हैं, वो फसली बटेरे जा चुके हैं। लेकिन इनकी खेपें आती रहती हैं ना, ये मुझे ये लगता है जो हमारे पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार होंगे, इनमें से काफ़ियों को डिफेक्ट कराया जाएगा, हुँ। ये होगा। हाँ, वो नज़र आ रहा उसके है। वो तो प्लान नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये होगा कि वोटिंग प्रोसीजर्स में ऐसी-ऐसी चीज़ें डाली जाएँगी, मसलन पोलिंग एजेंट तंबू हुँ। नहीं होगा, पर्ची किसी और उम्मीदवार की होगी, अंदर मोहरें कैसे लगेंगी, क्या होगा? ये एक बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर है पाकिस्तान में इलेक्शनें रिग करने का। हुँ। इसमें कमी नहीं हो सकती, इसमें मज़ीद जो है ना इमेजिनेशन के साथ वो मज़ीद ज़्यादा गड़बड़ होगी। शैतानी किस्म की लेट्स सी क्या होता है। चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो वो अ, कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ये भी दुनिया होता है ना दुनिया में। जो जो चैलेंज किया है कि लोग बाहर निकलें अतवार को, इसका इफ़ेक्ट पे डिपेंड करेगा कि लोग कितनी शिद्दत के साथ बाहर निकलेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स ऑफ टेकिंग पार्ट इन एन इलेक्शन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी असर्शन निकलना के लिए चाहिए। नहीं। लेकिन उसको सपोर्ट आपकी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही। हाँ, नहीं करते। अगर कर रही होती तो पीटीआई का बल्ला ना जाता है। मिल चुका। नहीं, हाँ, सही बात है, बल्ला सही जो बात है है। वो असर्शन पॉलिटिकल राइट्स पे आर्टिकल 8 पे, तो हुँ। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुतज़ाद फैसला दे दिया हुआ है। तो हाँ। ये सारा हौच-पौच अभी चलेगा।
اور اسی چیف جسٹس کے ٹائم میں جو ہے نا اس پوری چیز کو ایک لیگل کور دے دیا جائے گا. اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ہے نا, اٹس ناٹ لائک دی پریویس مارشل لاز, اٹ از ڈفرنٹ. وہ پیچھے رہ کے سب کچھ کر رہے ہیں, دے آر ناٹ سو ویزیبل, لیکن کئی جگہوں کے اوپر دے آر بلیٹنٹلی ویزیبل. تو اس سب کو سمیٹنا, اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور میں لانا, لیگلی اس کو لیگلائز کرنا, یہ ساری پروسیس 24 اکتوبر 2024 تک مکمل کرنا ہے. چلیں اس پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, یہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں. اور مولانا رومی نے کہا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ ایک ریشم کے کیڑے کی طرح, جیسے ریشم کا کیڑا اپنے ارد گرد بنتا رہتا ہے ایک جال, اور پھر آخرکار اسی میں دم اس کا گھٹ جاتا ہے اور مر جاتا ہے. تو یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو کارپرداز ہیں ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کل کو وہ کہتے ہیں what goes around comes around, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سی انشاءاللہ. میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہتا ہوں اینڈ میں, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں پاکستان میں, جیسے بھی ہیں, whoever they are from whichever party, انہیں چاہیے کہ وہ لانگ ٹرم سوچیں, شارٹ ٹرم نہ سوچیں. آج جو میں نے یہ پروگرام آپ کے ساتھ کیا ہے, میں نے ایک سوچ دی ہے کہ آپ اس کو رول کریں 24 اکتوبر 2024 تک کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے, کیا کیا ہوگا. میں نے کسی کی سائیڈ نہیں لی, میں نے صرف آئین پاکستان کی اور پاکستان کے فاؤنڈیشنل پرنسپل کے بیسس کے اوپر یہ بات کی ہے. اگر ہم دور کی سوچ رکھیں اپنی سیاسیات میں تو ہم پاکستان کو بہت مضبوط کر سکتے ہیں, لیکن ہم مضبوط کر سکتے ہیں چیزوں کے اوپر بکتے رہیں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا جو کہ اس وقت پاکستان میں ہے. لیکن انشاءاللہ آپ کی جو دی ہوئی سوچ ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے, اور اس پاکستان کو ہم نے بنانا ہے زبردست پاکستان انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی, تو وہ بنے گا انشاءاللہ زبردست پاکستان. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ, سی یو سون.